गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सेमीकंडक्टर्स की सेकंड क्लास में आज हम लोग एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी सब लोग समझते हैं, एबिलिटी टू डू वर्क। बैंड्स स्टैंड्स फॉर हियर some particular region in which energy is same। बैंड की बात अगर हम लोग यहां करते हैं तो बैंड यहां हम लोग कंसीडर करते हैं पट्टियों को जहां सेम एनर्जी लेवल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सॉलिड्स के अंदर ये एनर्जी बैंड्स का कॉन्सेप्ट क्यों राइज करता है, कैसे राइज करता है, कैसे एनर्जी डिफरेंसेस अलग अलग होते हैं, ये बात जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ले लेता हूं जस्ट लाइक जर्मेनियम। डियर स्टूडेंट्स, सपोज मेरे पास जर्मेनियम के ये दो एटम है और इन दोनों एटम्स के बीच में एक एप्रोप्रिएट स्पेस है, काफी जगह है, दूर दूर है। तो इनके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक दूसरे से एक एडिक्वेट प्लेस पे होंगे और इनकी अपनी अपनी एनर्जी प्रॉपर होगी, कोई रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा। कहने का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इन चारों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आपस में अलग अलग बराबर बराबर होंगी, ऐसे ही इन चारों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी आपस में अलग अलग बराबर होंगी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इन जर्मेनियम एटम्स को एक दूसरे के नजदीक लाना शुरू कर दूं तो देखिए क्या होगा। नजदीक लाने पर निश्चित रूप से जो इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा डिफर हो जाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा रिपेल करेगा क्योंकि सबसे नजदीक है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल करेगा। अल्टीमेटली जो नया कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस एटम के चारों इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे, इस एटम के चारों इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स की बात हम लोग कर रहे हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि सबसे पहले एनर्जी का जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से यहां दो अलग अलग रीजन बन गए। एक रीजन तो वो बन गया जहां इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, इस एटम के लिए ये वाला और इस एटम के लिए ये वाला। अब चूंकि यहां बैलेंस बैंड रिसाइड करते हैं, बैलेंस बैंड रहते हैं, तो मैं इसको बैलेंस बैंड या बैलेंस पट्टी के नाम से जानूंगा, क्योंकि यहां पे बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स के रिसाइड करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ डियर स्टूडेंट्स, ये एक बीच में रीजन मेरे को मिला जहां इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रॉन्स बाहर की तरफ आ गए थे। यहां नो डाउट एम्प्टी स्पेस है या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मैं कंडक्शन बैंड के नाम से जानता हूं। कंडक्शन बैंड की एनर्जी लेवल कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, बैलेंस बैंड की एनर्जी लेवल कंपैरेटिवली कम होगी। तो जो बैलेंस बैंड होते हैं वो कंपैरेटिवली लेसर एनर्जी के होते हैं और जो कंडक्शन बैंड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली हायर एनर्जी के होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे फिनोमेना को हम लोगों ने एक ग्राफ की हेल्प से शो किया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसको मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा, या इसे हम लोग एनर्जी बैंड डायग्राम के नाम से भी जानते हैं। बड़ा मजेदार सा केस है डियर स्टूडेंट्स, देखा जाए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स 3s2 और 3p2 के अंदर होंगे, तो इन्हीं के बीच में एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जो अंदर वाली ऑर्बिट्स हैं, 1s2 है, 2s6 है या 2p6 है, इनमें एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली नहीं होगा या बहुत कम होगा। अब जैसा मैंने आपको डिस्कस किया था कि दो एटम को मैं नजदीक नजदीक लेकर के आ रहा हूं, तो मैंने यहां जो ये डायग्राम बनाया हुआ है, ये इंटर एटॉमिक स्पेसिंग नीचे यहां दिखाई हुई है और जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट है वो यहां दिखाया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, जब ये डिस्टेंस d है यानी एप्रोप्रिएट है, तो 3s2 और 3p2 के जो चारों इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों ही एटम्स के, वो बिल्कुल अपना अपना एनर्जी स्टेट लिए हुए होंगे और एक मेजरेबल डिफरेंस होगा उनकी एनर्जी में।
लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जब मैं इनको और नजदीक लेकर के आऊंगा, सपोज मैं सी पे पहुंच गया, तो यहां मेरे लिए ये डिस्क्रिमिनेट करना बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन 3p2 लेवल का है और कौन सा 3s2 का है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहीं से रीसेपरेशन होना शुरू हो जाता है, इलेक्ट्रॉन्स का आउटर साइड में दौड़ना भागना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली दो रीजन बन जाते हैं। एक रीजन जहां इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, जिसको मैंने क्या कहा था, वैलेंस बैंड कहा था, और एक रीजन जहां इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है, जहां एनर्जी ज्यादा होती है, जिसको मैंने कंडक्शन बैंड कहा था। तो अगर मैं इनको और नजदीक लेकर के आता हूं, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग को कम करता हूं, तो ऑब्वियसली ये मेरे पास दो अलग अलग रीजन बन जाते हैं। एक ये नीचे रीजन बन गया और एक ये दूसरा ऊपर रीजन बन गया। डियर स्टूडेंट्स, ऊपर वाले रीजन को मैंने कंडक्शन बैंड कहा, जिसका एनर्जी लेवल यहां मैं देख रहा हूं कंपैरेटिवली ज्यादा है, और नीचे वाले रीजन को जहां एनर्जी लेवल कम था, उसको मैंने बैलेंस बैंड कहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर मुझे कंडक्शन की बात करनी है, तो नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर तो चाहिए, होल्स की ट्रांसफर तो चाहिए। जब तक मेरा बैलेंस बैंड में रिसाइड करने वाला इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचेगा, तब तक कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में ये जो गैप है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स के मूव को फॉरवर्ड करता है, रोकता है, इसलिए इसको हम लोग फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप के नाम से जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है, जिसको हम फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप के नाम से जान रहे हैं, जितना ज्यादा होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही कंडक्शन इम्पॉसिबल होगा, या उतना ही कंडक्शन आसानी से नहीं हो पाएगा। अगर ये गैप कम है, या हम एक्सटर्नल मींस की हेल्प से इस गैप को थोड़ा कम करते हैं, तो निश्चित रूप से बैलेंस बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड तक पहुंच पाएंगे और कंडक्शन पॉसिबल हो पाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स बैंड थ्योरी है सॉलिड्स के लिए। जनरली इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को लेकर के हम लोगों ने यहां पे एक्सप्लेन किया है। अब डियर स्टूडेंट्स, इन सारी की सारी चीजों को हमने यहां लिखा है। आप कैसे एग्जाम में लिख करके आएंगे, हाईलाइट भी किया है। आप यहां से एक बार इसको गो थ्रू हो जाएंगे। यहां मैंने एनर्जी बैंड को अलग से शो करने की कोशिश की है। नीचे मैंने यहां निश्चित रूप से बैलेंस बैंड को दिखाने की कोशिश की है, जिसको मैं लिखा है फील्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस एनर्जी लेवल में ज्यादातर मेरे को मिलते हैं। रेयर इलेक्ट्रॉन्स मेरे को इसमें भी मिलते हैं। मैं इसको एम्प्टी कह जरूर रहा हूं, लेकिन रेयर इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं। इन दोनों एनर्जी बैंड्स के बीच में ये वाला गैप होता है, इसे मैं फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप के नाम से जानता हूं। अगर मुझे कंडक्शन कराना है, तो था उसके इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जीएट करना होगा, बाहर से किसी भी सोर्स से एनर्जी देनी होगी, जो इस गैप को क्रॉस करके यहां तक पहुंच जाए। जैसे ही वो यहां तक पहुंचेंगे तो कंडक्शन पॉसिबल होगा। डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप हम निश्चित रूप से सॉलिड्स को कैटेगराइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इंसुलेटर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स, और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं उनको भी फर्दर हम लोग एन टाइप और पी टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, हर साल आप लोगों के एग्जाम में डिस्कस होता ही होता है। अब तक क्वेश्चंस की नंबर कम होती थी, यानी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन सिर्फ 5 या कुछ दिन तक 8 रहे थे। अब तो आप यहाँ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन 20 या इससे ज्यादा हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर लाइन से क्वेश्चन बनना यहाँ नेसेसरी सी हो जाता है। हमें हर लाइन को ध्यान से पढ़ना है। डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी मैं मेटल्स को पहले डिस्क्राइब करना चाहूंगा। मेटल्स के केस में जो मेरा कंडक्शन बैंड है और बैलेंस बैंड है, वो एक दूसरे के ऊपर कॉइंसाइड कर रहे होते हैं। फॉरवर्डिंग गैप नहीं होता, या मैं ये कहूंगा ओवरलैपिंग रहती है कंडक्शन बैंड और
वैलेंस बैंड की, तो ऐसी स्थिति में इजीली जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो मेरा कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं और प्रॉपर कंडक्शन हो जाता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे भी मेटल्स में मेरे को कंडक्शन के लिए चार्ज कैरियर्स अवेलेबल होते हैं। तो यहां मेरे को ओवरलैपिंग दिखानी है, जो मेन बात है। रेजिस्टेंस इंसुलेटर्स की बात अगर हम लोग करें तो इंसुलेटर्स में निश्चित रूप से जो हमारा वैलेंस बैंड है और कंडक्शन बैंड है, इनके बीच में जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। यानी यहां के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के गैप को क्रॉस करके यहां तक नहीं पहुंच पाते, तो दे आर टर्म्ड एज इंसुलेटर्स। अगर मैं डायमंड की बात करूं तो डायमंड कार्बन का ही एल्ट्रॉप है, सब लोग जानते हैं। कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगेन 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जस्ट सेम एज जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। तो देखिए जर्मेनियम और सिलिकॉन रूम टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर की तरह से बिहेव करते हैं। ये एक अलग बात है कि उनकी कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली काफी कम होती है, लेकिन वहीं अगर मैं कार्बन की बात करूं, ग्रेफाइट की बात करूं या फिर डायमंड की बात करूं, तो देखिए डायमंड तो यहां चूंकि ये फॉरबिडन एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो प्योरली इंसुलेटर की तरह से बिहेव करता है। जब मैं ग्रेफाइट की बात करता हूं तो ग्रेफाइट के केस में ये फॉरबिडन एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं होता, या मैं कहूंगा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो जब मैं थर्मली एक्साइट करता हूं इलेक्ट्रॉन्स को तो कई बार कुछ इलेक्ट्रॉन्स, एप्रोप्रिएट नंबर नहीं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स मेरा जो वैलेंस बैंड है वहां से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं और एक स्मॉल एक्सटेंट में ग्रेफाइट मेरे को रूम टेम्परेचर पर कंडक्टिविटी दे देता है। अगेन स्टूडेंट ध्यान रखना, मैंने यहां वर्ड यूज किया है इन स्मॉल एक्सटेंट। किसके लिए? ग्रेफाइट के लिए। डायमंड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, डायमंड तो प्योर इंसुलेटर की तरह से बिहेव करेगा, टेम्परेचर भी अगर हम बढ़ाते हैं फिर भी। अब सेमीकंडक्टर्स की बात करें, हम अगर 0 केल्विन की बात करें, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात करें, तो नो डाउट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के लिए निश्चित रूप से ये जो फॉरबिडन गैप है ये काफी ज्यादा होता है और जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में मूव नहीं कर पाते। लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग number of charge carriers is directly proportional to e to the power eg by small kT, where k is a Boltzmann constant and T is a absolute temperature। इस तरह से अगर मैं यहाँ टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स मेरे बढ़ जाते हैं और कुछ कंडक्टिविटी मेरे को मिल जाती है। रूम टेम्परेचर तक आते आते जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनमें फॉरबिडन एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है और अगेन इन ए स्मॉल एक्सटेंट कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से इस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और एक लिटिल कंडक्टिविटी रूम टेम्परेचर पे मेरे को सेमीकंडक्टर्स की मिल जाती है। डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने बताया कि मैं थर्मली एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बेस्ड न रह करके अगर इस एनर्जी गैप को, फॉरबिडन एनर्जी गैप को किसी तरह से कम कर दूं तो निश्चित रूप से मेरे इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल टेम्परेचर पे ही इस गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड के अंदर जा सकते हैं और मैं इस तरह से एक एप्रोप्रिएट कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की गैदर कर सकता हूं, प्राप्त कर सकता हूं, या मैं सेमीकंडक्टर्स अपने यूज के लिए बना सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस फॉरबिडन गैप को कम करने के लिए ही हम लोग यहां डोपिंग का प्रोसेस लेकर के आते हैं। हम लोग यहां चार्ज कैरियर्स की नंबर बढ़ाते हैं, चार्ज कैरियर्स की एनर्जी बढ़ाते हैं, या हम कहें कि जो हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप है इसको रिड्यूस करने की बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डोपिंग एनर्जी बैंड डायग्राम को मैं यहां एक्सप्लेन करना चाहूंगा। यहां मेरे पास एन टाइप और पी टाइप दो तरह के एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं यहां पहले
0 केल्विन और 0 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे फॉरवर्डिंग गैप के बारे में बात करना चाहता हूं। तो देखिए फॉरवर्डिंग गैप तो उतना ही रहता है दोनों ही केसेस में, लेकिन जिस समय किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर 0 केल्विन है उस समय जो मेरा कंडक्शन बैंड है वो बिल्कुल एम्प्टी होता है, यहां एक भी इलेक्ट्रॉन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब मैं रूम टेम्परेचर पे आता हूं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेचर की वजह से एनर्जी गेन करके इस गैप को क्रॉस करके यहां कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। इस तरह से जो वैलेंस बैंड है उसमें कुछ होल्स क्रिएट हो जाते हैं रूम टेम्परेचर पे और कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं। अब निश्चित रूप से यहां चार्ज का ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो गया, तो एक स्मॉल एक्सटेंट में रूम टेम्परेचर पे भी मेरे को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी शो करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप की बात हम करें। एन टाइप में हम लोग लेडी टाइप की बात कर रहे थे, हमने बाहर से कुछ एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे डालने की बात की थी। तो इससे होता क्या है, जो हमारा फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप है वो ऑलमोस्ट 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिड्यूस हो जाता है। तो फिर हमारे वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके जाने लगते हैं कहां, कंडक्शन बैंड के अंदर, और निश्चित रूप से कंडक्शन हमारा शुरू हो जाता है। इस चीज को मैं यहां इस डायग्राम के थ्रू समझ सकता हूं डियर स्टूडेंट्स। जब मैंने डोपिंग करा दी तो जो मेरा कंडक्शन बैंड है इसकी थिकनेस बढ़ गई। पहले ये यहां तक था, अब ये यहां तक आ गया। कितना बढ़ गया ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बढ़ गया। इस तरह से जो फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप पहले मेरा ये हुआ करता था अब सिर्फ ये रह गया, यानी यहां निश्चित रूप से फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप कम हो गया। तो मेरे जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे ही इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके यहां कंडक्शन बैंड में पहुंचना शुरू कर देंगे और निश्चित रूप से मेरे को कंडक्टिविटी बढ़ी हुई यहां मिल जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट अब चूंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे हैं तो मैं इसको डोनेट एनर्जी या डोनर एनर्जी लेवल के नाम से जानता हूं, जो ये 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का करेक्शन आया है, दैट इज टर्म्ड एज डोनर एनर्जी लेवल। इसी तरह से अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के लिए बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स, तो यहां एक्सेप्टर होगा और यहां भी जो एनर्जी गैप है वो 0.01 से लेकर के 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक का मेरे को मिल जाता है। इस ग्राफ को मैं देखता हूं, इस डायग्राम को देखता हूं, तो अगेन मेरे को बड़ा मजेदार सा केस मिलता है, बिल्कुल अपोजिट टू एन टाइप मिलता है। कैसे, देखिए ये यहां मेरा वैलेंस बैंड था, ये कंडक्शन बैंड था, ये पूरा का पूरा फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप था। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डाली तो उससे क्या होता है, यहां मेरे कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिसाइड करते हैं, या ये मैं कह सकता हूं कि 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब ये एक्सेप्टर लेवल इसमें जनरेट हो जाती है, जिसकी वजह से एनर्जी गैप या फॉरवर्डिंग एनर्जी गैप थोड़ा कम हो जाता है और मेरे यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करके कंडक्शन बैंड में जाने लगते हैं। अल्टीमेटली कंडक्टिविटी पी टाइप एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स की मुझे ज्यादा मिल जाती है या एप्रोप्रिएट मिल जाती है और मैं उनको यूज कर पाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट था एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पे इंसुलेटर्स का, कंडक्टर्स का, सेमीकंडक्टर्स का, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स का, जिसमें पी टाइप और एन टाइप की बात हम लोगों ने की। निश्चित रूप से यहां से आपके काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन 100% आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा इंट्रिंसिक एंड एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स को डियर स्टूडेंट्स। तो जितना भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा उसको टेबुलर फॉर्म में यहां सॉर्ट आउट किया हुआ है, इसके अलावा कोई भी नई इंफॉर्मेशन आपको यहां पे नहीं है, सब कुछ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। फिर भी यहां देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर के बीच में डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो प्योर होते हैं, टेट्रावेलेंट होते हैं। यहां पे हम लोग इंप्योरिटी मिला देते हैं, चाहे तो ट्राईवेलेंट की हो या तो पेंटावेलेंट की हो।
इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंट्रिंसिक की काफी कम होती है, जबकि कंडक्टिविटी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। There is no permitted energy state between valence band and conduction band, यानी जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में परमिटेड एनर्जी स्टेट आती है और वहां इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर सकते हैं या होल्स मूव कर सकते हैं। The number of free electrons in conduction band is equal to the number of holes in valence band. वैलेंस बैंड में जितने होल्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंडक्शन बैंड में होंगे। ऐसा हमें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में मिलता है, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे और पी टाइप के अंदर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें प्योरली टेंपरेचर डिपेंडेंट होती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में टेंपरेचर के साथ साथ डोपेंट हमने कितना डाला हुआ है, कंसंट्रेशन कितना रखा हुआ है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेंगे। Dear student, that is the difference between intrinsic and extrinsic semiconductors. Again, I would like to differentiate n-type and p-type semiconductors on behalf of all these above properties. जैसा हम लोगों ने ऊपर अभी तक डिस्कस किया था, पढ़ा था, अभी मैं यही कहूंगा, हम यहाँ नया कुछ भी नहीं करने जा रहे, हम लोग सिर्फ उन चीजों को एक टेबुलर फॉर्म में रीअरेंज करने जा रहे हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करता हूं तो ये नेगेटिव टाइप होता है, ये पॉजिटिव टाइप होता है, सब लोग जानते हैं। यहां हम लोग ट्राईवेलेंट की बात करते हैं, यानी ग्रुप 3 से यहां पे हम लोग डोपिंग कराएंगे, यहां ग्रुप 5 से हम लोग डोपिंग, सॉरी ये ग्रुप 5 से हम लोग इसको कराएंगे और यहां ग्रुप 3 से हम लोग इसको कराएंगे। ये मेंशन भी किया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। और बात हम लोग करते हैं निश्चित रूप से, तो एज ए होल जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं एन टाइप में नेगेटिव हमें ज्यादा मिलते हैं और पी टाइप में होल्स हमें ज्यादा मिलते हैं, जबकि एज ए होल जो टोटल चार्ज है वो एन टाइप और पी टाइप दोनों पे ही जीरो मिलेगा। एन टाइप में डोनर स्टेट क्रिएट होती है एनर्जी बैंड डायग्राम के अंदर, जबकि पी टाइप में एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट क्रिएट होती है डियर स्टूडेंट्स। जो डोनर स्टेट है वो हमारी नियर टू कंडक्शन बैंड होती है और जो एक्सेप्टर एनर्जी स्टेट है वो हमारी नियर टू वैलेंस बैंड होती है। अगेन ब्रीफिंग में, इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन एन टाइप एंड होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन पी टाइप। अगेन उसी चीज को हम लोगों ने यहां मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है डियर स्टूडेंट्स। अब कुछ फॉर्मूलों की बात करें हम लोग, जब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स के स्क्वायर के बराबर मिलेगा, सिंपल कॉन्सेप्ट। जबकि इक्विलिब्रियम स्टेट अगर मेरे पास कोई भी सेमीकंडक्टर की है तो Nc या Ne NH इक्वल्स टू Ni स्क्वायर, अगेन सेम फार्मूला इज हियर। एन टाइप में मैं बात करता हूं तो यहां पे डिफरेंस ऑफ नंबर चार्ज कैरियर्स दैट इज इक्वल्स टू Ne ग्रेटर देन Nn, तो या Np की मैं बात कर सकता हूं। इसी तरह से पी टाइप में ये उल्टा हो जाता है। अब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए होल इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर मुझे किसी बॉन्ड को ब्रेकअप करके एक इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर चाहिए, यानी दोनों को अलग अलग करना है या इलेक्ट्रॉन को हटाना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। Eg इक्वल्स टू h न्यू मिनिमम इक्वल्स टू hc ओवर लैम्डा। तो सिंपल जो फोटोन थ्योरी हमारी थी उसी के फॉर्मूले को उठा करके हम लोगों ने यहां पर प्लेस किया हुआ है। तो अगर मुझे निकालना है होल इलेक्ट्रॉन पेयर या होल इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे को जनरेट करना है तो इतनी एनर्जी कम से कम मुझे देनी होगी डियर स्टूडेंट्स। अब एज यूजुअल क्लास के बाद में एक न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं, जैसे हमें ये पता लग गया है कि हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, हमें कितना समझ में आ गया, तो वो चीज मैं यहाँ आपसे शेयर करना चाहूंगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन होगा। फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ, ये जो ऊपर फॉर्मूला है इसी से मेरे को निकल के आ रहा है जहां तक मैं समझता हूं। क्या पढ़ा था? E इक्वल्स टू h न्यू पढ़ा था या hc ओवर लैम्डा पढ़ा था। तो वो हमसे यहाँ पे वेवलेंथ पूछ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, विच कैन क्रिएट ए होल इलेक्ट्रॉन पेयर इन जर्मेनियम। द बैंड गैप इन जर्मेनियम इज 0.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कीप इन माइंड अगेन डियर स्टूडेंट्स,
that is in electron volt. So at first you have to convert it in joule as all parameters must be in SI unit system. तो बच्चों ये हो जाएगा E की जगह पे मेरा 0.65 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और जहां तक बात है H की प्लैंक्स कांस्टेंट मेरे को पता ही है, C की बात है तो दैट इज 2.98 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मेरे को बस ये वैल्यूज उठानी है, इस फॉर्मूले में डालना है, और यहां से लैम्डा मैक्सिमम यानी वेवलेंथ मुझे मिल जाएगा जो कि उसने पूछा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, दो छोटे छोटे से फॉर्मूले हमने मेंशन किए हैं, उन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाला है। थोड़ी लैंग्वेज आपकी इधर हो सकती है, तो उससे आपने घबराना नहीं है। ये देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब ये कैलकुलेशन में कोई बच्चा गलती करेगा और फिर कहेगा मेरा आंसर नहीं आया तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होगा, इसलिए कैलकुलेशन करते समय बिल्कुल आप लोग ध्यान रखें, अपने हाथ से कैलकुलेशन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम लोग, एग्जांपल नंबर 2। सपोज अल्फा for pure silicon crystal has 5 into 10⁸ atoms per meter cube. It is doped by 1 ppm. ppm बोले तो 1 पार्ट पर मिलियन। नीचे हम लोगों ने इसको हाईलाइट कर रखा है, अगर पहले से नहीं पता तो आप यहां से पढ़ने के बाद क्लियर कर सकते हैं इस चीज को। विद पेंटावेलेंट, अब पेंटावेलेंट से किया है तो ऑब्वियसली एन टाइप बनेगा। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स जो है वो पता करने हैं। जहां तक Ni की बात है तो 1.5 into 10⁻16 पर मीटर क्यूब मेरे को ये मेंशन कर रखा है, तो ये मैं देख लेता हूं डियर स्टूडेंट्स, वही छोटा सा क्वेश्चन है। ये जो अभी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था Nd वाला, ये रहा दैट इज, तो इसके बेसिस पे मैं ये फॉर्मूला यूज करके यहां से आंसर निकाल सकता हूं, दैट इज 5 into 10⁻22 एटम पर मीटर क्यूब। यहां से Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ होल्स मैं सेपरेट कर सकता हूं, Ne into NH equals to Ni², मैंने अभी पढ़ा है। सेम क्वेश्चन मैं यहां होल्स के लिए करना चाहूंगा, एग्जांपल नंबर 3 को लेकर के। ए सेमीकंडक्टर हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंसंट्रेशन ऑफ 2 into 10⁻10 मीटर पर मीटर क्यूब। ऑन डोपिंग विद अ सर्टेन इम्प्योरिटी द होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू, यानी नया जो कंसंट्रेशन है वो इतना हो गया है। अब व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ऑब्वियस है, यहां पे आपने क्या मिलाया है, आपने यहां पे मिलाया है, ऊपर लिखा था ना अभी जस्ट अ मिनट, कंसंट्रेशन दिस वन ऑन डोपिंग विद सर्टेन इम्प्योरिटी द होल कंसंट्रेशन इंक्रीजेस टू। अच्छा, होल बढ़ गए, अब होल बढ़ गए तो ऑब्वियस है पी टाइप होगा, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो पी टाइप आ गया। अब कैलकुलेट द न्यू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर, हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विद। अब देखो थर्ड पार्ट भी मेरा यहां कॉन्सेप्चुअली है कि जब ये क्या बना है, पी टाइप बना है, तो पी टाइप में एक्सेप्टर लेवल होता है जो कि मेरा वैलेंस बैंड के नजदीक होता है। तो डियर स्टूडेंट, दो पार्ट तो मेरे कॉन्सेप्चुअल हो गए, अब एक छोटा सा मेरा पार्ट बचा जो कैसा होता है, न्यूमेरिकल होता है, तो उसके लिए अगेन मेरे पास फॉर्मूला है NH equals to Ni², यहां से मैं इसको निकाल के दे सकता हूं। तो ये कॉन्सेप्ट थे डियर स्टूडेंट, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे। अब आपके पास में यहाँ असाइनमेंट के लिए न्यूमेरिकल तो कोई बचा नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जो हम लोगों ने 1 मार्क का क्वेश्चन आपको इसमें प्रोवाइड कर रखे हैं, एमसीक्यूज प्रोवाइड कर रखे हैं, आप उनको एक बार जरूर से कर लें। फोटो कंडक्टिविटी की बात या फोटो सेल्स की बात या टाइप्स ऑफ डायोड्स की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स अ लॉट, कीप सेफ, बी सेफ।